हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा प्रो। एफआरएसआर की सीरीज में आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे, डीपीसी, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पिछले साल इससे 3 सवाल भी आए हुए थे और आगे भी सवाल आने की उम्मीद भी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ जो इस्टेब्लिशमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन वगैरह में काम करते हैं, उन्हें बार-बार डीपीसी वगैरह जो है कि करानी भी पड़ती है। ठीक है? तो इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और ये एक लेक्चर में होगा भी नहीं, इसे 2 लेक्चर में हम कवर करेंगे क्योंकि सवाल काफ़ी डीप पूछे गए हैं। तो डिटेल में पढ़ लेंगे तो सवाल हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएँगे और बन भी जाएँगे। और कभी अगर डीपीसी आपको कराना भी पड़ा अगर ऑफिस में, तो आपको जो है कि बड़ी आसानी से डीपीसी आप करा लोगे और आपको कोई किसी पे कभी डिपेंड होने की या कोई ज़रूरत इस तरह की पड़ेगी नहीं। ठीक है? तो डीपीसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, 2 लेक्चर में पढ़ेंगे। पहला पार्ट अभी हम रहेगा, सेकंड पार्ट इसके बाद वाला लेक्चर में अपलोड होगा। देखिए डीपीसी होता क्या है एक्चुअल में, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया हुआ है कि किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट का अगर उसे प्रमोशन दिया जाएगा, चाहे प्रमोशन एड हॉक हो, चाहे रेगुलर, या उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एमएससीपी दिया जाएगा, जो हम पिछले लेक्चर में एमएससीपी पढ़े। तो अगर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कैरियर प्रोग्रेशन अगर दिया जा रहा है प्रमोशन के थ्रू या एमएससीपी के थ्रू, ये किसके द्वारा दिया जाएगा? ये सब के सब बाई अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है। लेकिन अपॉइंटिंग अथॉरिटी इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रमोशन दे या एमएससीपी दे, उसके पहले इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो है कि पूरे सर्विस रिकॉर्ड का, इनके जो सर्विस रिकॉर्ड्स होते हैं, इनका असेसमेंट जरूरी है। क्योंकि गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो अच्छे रिकॉर्ड के एम्प्लॉय हैं, जो मेरिटोरियस एम्प्लॉय हैं, अवार्ड उन्हीं को मिलना चाहिए। क्योंकि प्रमोशन या एमएससीपी को गवर्नमेंट एक अवार्ड के तौर पे देखती है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, आपका सर्विस कंडीशंस अच्छी है, सर्विस रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, इसीलिए हम आपको हायर पोस्ट पे अपॉइंट करने का अवार्ड दे रहे हैं। अब किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का इसीलिए सर्विस रिकॉर्ड का असेसमेंट किया जाता है, ताकि पता लग सके कि किसका सर्विस रिकॉर्ड अच्छा है और अकॉर्डिंगली उसको जो है कि प्रमोट किया जा सके। ये जो उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सर्विस रिकॉर्ड का असेसमेंट किसके द्वारा किया जाता है, उसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है, जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। ठीक। और ये डीपीसी की जो कमेटी है, पूरा हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी एलिजिबल है प्रमोशन के लिए, उनके पूरे सर्विस रिकॉर्ड का असेसमेंट करती है। असेसमेंट करके डीपीसी क्या करती है, अपनी रिकमेंडेशन देती है। और डीपीसी की इस रिकमेंडेशन के बाद जो है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी फिर डिसाइड करते हैं कि हमें इस प्रमोशन किसका करना है, किसका नहीं करना। ठीक है? तो डीपीसी की जो रिकमेंडेशन है वो एडवाइजरी नेचर की होती है, लेकिन इन्हीं रिकमेंडेशन के आधार पे ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी को जो है कि प्रमोशन करना होता है उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, या उसको एमएससीपी देनी होती है। तो हमें जो यहाँ पे पढ़ना है वो पूरा का पूरा यही, डीपीसी कैसे होती है, क्या क्या इसके रूल रेगुलेशन बनाए गए, यही चीज है। तो पहले एक हल्का सा बैकग्राउंड आप समझने की कोशिश करिए कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जब प्रमोशन देना हो, उसको एमएससीपी देना हो, ऐसे केस में उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सर्विस रिकॉर्ड का पहले असेसमेंट किया जाता है। और वो असेसमेंट किसके द्वारा किया जाता है? एक कमेटी के द्वारा किया जाता है, जिसका नाम होता है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। और इनकी जब असेसमेंट करके ये अपनी जो रिकमेंडेशन देते हैं, उसके आधार पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा इनको प्रमोशन या एमएससीपी दिया जाता है। ठीक है? तो अब हमें इसी डीपीसी का वन बाय वन क्या क्या इनके क्लॉजेज है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इस डीपीसीजी का जो है कि साइज या कंपोनेंट क्या होता, कंपोजिशन क्या होता है। साइज एंड कंपोजिशन, क्योंकि ये एक कमेटी है, तो उस कमेटी में कितने मेंबर होंगे, कितने चेयरमैन होंगे, ये कैसे पता लगेगा? या उस कमेटी में जो चेयरमैन होंगे उसकी सीनियरिटी वगैरह क्या होगी, ये सारी चीजें इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इस डीपीसी का साइज और कंपोजिशन क्या होगा। तो किसी भी पोस्ट, जिस पोस्ट के अगेंस्ट, जिस पोस्ट के लिए प्रमोशन होना है, ठीक, इस पोस्ट का जो रिक्रूटमेंट रूल होगा, ठीक,
इसी रिक्रूटमेंट रूल में मेंशन होता है कि अगर इस पोस्ट के लिए कोई प्रमोशन किसी का किया जाएगा तो उसके लिए डीपीसी का साइज और कंपोजिशन क्या होगा। ठीक, साइज माने कितने मेंबर होंगे और कंपोजिशन माने किस किस फील्ड के मेंबर होंगे। ठीक, ये चीजें। तो किसी भी पोस्ट, मान लीजिए सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट का डीपीसी होने वाला है, एएसओ को सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे प्रमोट करना है, तो सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट की रिक्रूटमेंट रूल देखी जाएगी। उस रिक्रूटमेंट रूल में ये मेंशन होता है कि जो एसओ की पोस्ट के पर प्रमोशन करने के लिए जो डीपीसी होगा उसका साइज कितने होंगे, 3 मेंबर होंगे, 5 मेंबर होंगे, कितने होंगे, और उसका कंपोजिशन क्या होगा, ये उसी आरआर में मेंशन होता है। अगर किसी भी पोस्ट के आरआर में मेंशन नहीं है तो अगर मेंशन नहीं होता है तो ऐसे केस में क्या होता है, उस कंसर्न डिपार्टमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि इस पोस्ट पे के प्रमोशन के लिए जो डीपीसी होगी उसका साइज या कंपोजिशन क्या होगा। वैसे मैक्सिमम केस में यही होता है कि जो रिक्रूटमेंट रूल होता है उस पोस्ट का, उसमें ये बात मेंशन होती है कि इस पोस्ट पे प्रमोशन करने के लिए डीपीसी का साइज और कंपोजिशन क्या है। ठीक है, रेयरली अगर कोई ऐसा पोस्ट है जिसका रिक्रूटमेंट रूल में ये बात मेंशन नहीं है तो ऐसे केस में क्या होगा, ये पर्टिकुलर जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट होगा उनके डीपीसी का साइज और कंपोजिशन वो खुद डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये चीज है। अगली बात जो हमें ये जाननी है कि इस साइज और कंपोजिशन के बारे में ये बात कुछ बात बोली गई कि अगर ग्रुप ए और बी के पोस्ट पे प्रमोशन करना है, ठीक है, तो जो मेंबर्स होंगे डीपीसी कमेटी के वो एटलीस्ट 1 लेवल हाई होने चाहिए। इसका क्या मतलब है, मतलब जिस पोस्ट के लिए जो है कि डीपीसी होने वाली है, जो मेंबर होंगे डीपीसी कमेटी के, उसके जो मेंबर होंगे उस पोस्ट से एटलीस्ट 1 लेवल हाई होने चाहिए। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए लेवल 12 की पोस्ट पे किसी का प्रमोशन करना है, लेवल 12 जो है डीएस के इक्विवेलेंट पोस्ट होता है, डीएस लेवल का जो पोस्ट होता है वो लेवल 12 में होता है, और इस लेवल 12 के पोस्ट के लिए प्रमोशन होना है तो जो डीपीसी की जो कंपोजिशन होगा उसके जो मेंबर्स होंगे वो जो है लेवल 13 या उससे एबव के लिए जाएंगे, लेवल 12 या उससे नीचे के नहीं लिए जाएंगे। और डेफिनेटली जो इस कमेटी का जो चेयरमैन होगा वो भी इसी लेवल 13 या उससे ऊपर का ही होगा। चेयरमैन के बारे में नहीं बोला गया है, कोशिश ये की जाती है या जैसा रिक्रूटमेंट रूल में लिखा हुआ है, चेयरमैन और मेंबर दोनों जिस पोस्ट के लिए प्रमोशन किया जा रहा है उससे एटलीस्ट 1 लेवल हाई हो, लेवल 13 का हो, 14 का हो, 15 का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये चीज। आगे ग्रुप सी का, अगर किसी भी ग्रुप सी के पोस्ट के लिए प्रमोशन होने वाला है, ठीक है, तो इसके बारे में यह बोला गया है कि इसका जो चेयरमैन होना चाहिए वो सफिशिएंटली हाई लेवल का होना चाहिए। हाई लेवल का होना चाहिए, बस इतना बोला गया। कितना हाई लेवल बोला गया ये बात नहीं है, लेकिन नॉर्मल जो प्रैक्टिस फॉलो की जाती है कि जिस लेवल का, जिस पे लेवल का पोस्ट का प्रमोशन होने वाला है, मतलब जिस पे लेवल के पोस्ट पर प्रमोशन होने वाला है उससे एटलीस्ट 1 लेवल एबव का ही मेंबर और चेयरमैन चूज किया जाता है। ठीक है, जो कि रिक्रूटमेंट रूल में मेंशन होता है। ये जब रिक्रूटमेंट रूल बनाया जाता है तो उस समय वहां इस बात का ध्यान रखते हुए उसमें मेंशन कर दिया जाता है। तो ग्रुप ए और बी के लिए ये बोला गया कि जो मेंबर्स होने चाहिए वो कम से कम 1 लेवल हाई होने चाहिए, और ग्रुप सी के लिए ये बोला गया है कि जो चेयरमैन होगा डीपीसी कमेटी का वो सफिशिएंटली हाई लेवल का हो। ठीक है, मान लीजिए लेवल 4 की पोस्ट की डीपीसी होने वाली है। ठीक है, लेवल 4 माने 2400 ग्रेड पे वाला ग्रुप सी की पोस्ट होती है, तो इनका जो चेयरमैन हो सफिशिएंटली हाई लेवल का हो, जैसे जेएस लेवल का हो, डीएस लेवल का, जैसा रिक्रूटमेंट रूल में होगा वो चीज मेंशन हो। आगे एक बात और बोली गई कि जब किसी भी ग्रुप सी पोस्ट का अगर डीपीसी होना है तो इसका जो एक मेंबर हो
वो अदर डिपार्टमेंट से भी बुलाना चाहिए, फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। इसका जो एक मेंबर हो वो अदर डिपार्टमेंट से भी बुलाना चाहिए, ठीक। और ये अदर डिपार्टमेंट से जो बुलाया जाएगा वो कौन से होंगे, जिनको जिस पोस्ट के लिए प्रमोशन करना है उस पोस्ट के वर्क का नॉलेज हो, वर्क नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ऐसे मेंबर को भी अदर डिपार्टमेंट से नॉमिनेट करना चाहिए। एक बात और बोली गई है कि अगर ये ग्रुप सी का पोस्ट टेक्निकल पोस्ट है, तो ऐसे केस में जो ये अदर मेंबर बुलाया जाएगा ये टेक्निकल फील्ड का होना चाहिए, ठीक। टेक्निकल फील्ड का ये जो है कि ऑफिसर होना चाहिए, ताकि जो टेक्निकल जो है कि प्रॉब्लम जो टेक्निकल जो कुछ टर्म्स होते हैं या रिक्वायरमेंट होती है उनको अच्छे से एसेस किया जा सके, ठीक है। ये चीज, अगली बात जो हमें इस कंपोजिशन के बारे में जानना है कि जैसा कि आपको पता होगा लेवल 14 एंड एबव, लेवल 14 मतलब जेएस लेवल और उससे ऊपर के जो है कि जो भी ऑफिसर का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है ये एसीसी अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट की रिकमेंडेशन पे किया जाता है। इसकी रिकमेंडेशन के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो जब भी कोई भी ऐसा पोस्ट है जिसमें एसीसी की अप्रूवल की जरूरत है, ऐसे केस की जब डीपीसी होगी, ऐसे पोस्ट की जब डीपीसी होगी तो क्या होगा, डीओपीटी का एक नॉमिनी भी नॉमिनी ऑफ डीओपीटी ये भी इस डीपीसी कमेटी का मेंबर, ठीक। चाहे किसी भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का ये पोस्ट हो, अगर उसको एसीसी की अप्रूवल चाहिए, लेवल 14 एंड एबव के पोस्ट पे किसी को प्रमोट करने के लिए एसीसी की अप्रूवल चाहिए होती है, ठीक है। तो ऐसे में अगर उस पोस्ट के लिए डीपीसी होगा तो एक मेंबर डीओपीटी का उसमें होना जरूरी, ठीक। ये चीज, अब हम ये देखेंगे कि यूपीएससी का एसोसिएशन कब होता है, एसोसिएशन ऑफ यूपीएससी मतलब ऐसे कौन से पोस्ट होते हैं जिनकी डीपीसी यूपीएससी के द्वारा की जाती है, ठीक। सबसे पहली बात, अगर ग्रुप बी से प्रमोट करके ग्रुप ए के किसी भी पोस्ट पे प्रमोशन किया जा रहा है तो ऐसे केस में ये जो डीपीसी है ये यूपीएससी के द्वारा किया जाता है, ठीक। मतलब एसओ से यूएस का जो प्रमोशन होता है, ठीक है, एसओ से यूएस का जो प्रमोशन होता है, एसओ की पोस्ट ग्रुप बी की पोस्ट है, इसका प्रमोशन जब ग्रुप ए की पोस्ट में अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट पे होता है तो ये डीपीसी यूपीएससी के द्वारा की जाएगी, ठीक। अब सवाल है कि ग्रुप ए से अगर ग्रुप ए में ही प्रमोशन करना हो तो ऐसे केस में जो है कि एज पर आरआर, जिस भी पोस्ट की आरआर में ये मेंशन होगा कि इनकी डीपीसी यूपीएससी के द्वारा की जाएगी, ठीक है, तभी जो है कि उस पोस्ट की डीपीसी जो है कि यूपीएससी के द्वारा की जाएगी, ठीक है। बुक में ये बात लिखी हुई है कि लेवल 12 एंड एबव की जो पोस्ट होती है उनकी डीपीसी यूपीएससी के द्वारा की जाती है। ये हर जगह मैंडेटरी नहीं है, यूपीएससी केवल उन्हीं पोस्ट के लिए डीपीसी करता है प्रमोशन के लिए जिनके आरआर में ये बात मेंशन होती है, ठीक। और ग्रुप बी से ग्रुप ए का प्रमोशन के लिए वो डीपीसी यूपीएससी के द्वारा की जाती है। तो एकदम क्लियर रहिएगा कि ऐसी कौन कौन सी पोस्ट है जिनकी डीपीसी यूपीएससी के द्वारा की जाती है। पहला, अगर किसी का ग्रुप बी से ग्रुप ए में अगर प्रमोशन होने वाला है तो वो डीपीसी यूपीएससी के द्वारा की जाएगी,
ग्रुप ए से अगर ग्रुप ए में प्रमोशन हो रहा है, मतलब यूएस से डीएस में हो रहा है, डीएस से डायरेक्टर में हो रहा है, ऐसे केस में अगर उनके आरआर में ये बात मेंशन है कि इस पोस्ट के लिए डीपीसी जो है कि यूपीएससी के द्वारा की जाएगी, तब यूपीएससी डीपीसी करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। लेकिन यूपीएससी के द्वारा जब डीपीसी की जाएगी, तो ये जो डीपीसी की जो कमेटी है, ये यूपीएससी के चेयरमैन या मेंबर के द्वारा ही प्रेजाइड की जाएगी। मतलब इस डीपीसी कमेटी के जो चेयरमैन या मेंबर होंगे, वो यूपीएससी के या तो चेयरमैन होंगे, सॉरी, इस डीपीसी कमेटी के जो चेयरमैन होंगे, वो यूपीएससी के या तो चेयरमैन होंगे या मेंबर। कहने का मतलब कोई भी ऐसा डीपीसी है जो यूपीएससी के द्वारा किया जाना है अगर, तो उस डीपीसी को चेयर करना या तो यूपीएससी के कोई चेयरमैन करेंगे या यूपीएससी के कोई मेंबर करेंगे। ठीक है, ये चीज। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, एसओ से यूएस में अगर प्रमोशन होता है तो डीपीसी यूपीएससी के द्वारा की जाती है। यूएस से डीएस के पोस्ट पे जब प्रमोशन होता है तो जो है कि डीपीसी डीओपीटी खुद करती है। डीएस से डायरेक्टर लेवल में जब प्रमोशन होता है तो इसकी जो है कि डीपीसी यूपीएससी के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये ऐसा क्यों किया जाता है? यहां पे तो ये एसओ की पोस्ट ग्रुप बी है, यूएस के ग्रुप ए है, इसीलिए ये वाला रूल लागू हो जाता है और यूपीएससी उसकी डीपीसी करती है। लेकिन यूएस से डीएस, मतलब डीएस की पोस्ट का जो आरआर बना हुआ है, ठीक है, उसमें यूपीएससी से डीपीसी कराना मेंशन नहीं किया गया है। अब चूंकि डीएस की पोस्ट की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी डीओपीटी है, इसीलिए इसकी डीपीसी डीओपीटी के द्वारा की जाती है। ठीक ठीक इसी तरह डीएस से डायरेक्टर का जब प्रमोशन होता है तो वहां पे क्या है कि उनके आरआर में ये बात मेंशन है कि डीपीसी यूपीएससी के द्वारा की जाएगी, तो इसीलिए डीपीसी यूपीएससी के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये बात एकदम क्लियर रहिएगा, इसमें कंफ्यूजन ना रहे। अगला है कि अगर फॉर सिलेक्शन टू 10 और मोर persons in all group, चाहे किसी भी ग्रुप में हो, ग्रुप ए बी हो, ग्रुप बी हो, ग्रुप सी हो, अगर 10 या उससे ज्यादा लोगों का प्रमोशन होने वाला है, मतलब जो वैकेंसी है 10 या उससे ज्यादा है, तो ऐसे केस में जो डीपीसी में, ठीक है, 1 मेंबर एससी एसटी कम्युनिटी के होने चाहिए, 1 मेंबर माइनॉरिटी कम्युनिटी के भी होने चाहिए, और 1 मेंबर वुमेन ऑफिसर भी होनी चाहिए। ये मैंडेटरी है। ठीक, अगर 10 या उससे ज्यादा पोस्ट पे वैकेंसी जो है वो 10 या उससे ज्यादा की अगर है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो डीपीसी का कंपोजिशन होगा उसमें 1 मेंबर एससी एसटी कम्युनिटी का होना चाहिए, या तो एससी हो या एसटी, दोनों नहीं। 1 मेंबर माइनॉरिटी कम्युनिटी का होना चाहिए और 1 मेंबर फीमेल ऑफिसर भी होना चाहिए। अगर 10 से कम है तो ऐसे केस में ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इफ लेस देन 10 तो एज पर आरआर। अगर रिक्रूटमेंट रूल में ये बात मेंशन है कि एक मेंबर, एक रिप्रेजेंटेटिव एससी एसटी कम्युनिटी का होगा या माइनॉरिटी कम्युनिटी का होगा या वुमेन ऑफिसर होंगी, तब उनको लिया जाएगा, मैंडेटरी नहीं है। 10 और उससे ज्यादा का अगर वैकेंसी है, 10 या उससे ज्यादा लोगों का अगर पोस्ट है, वैकेंट पोस्ट है, तो ऐसे केस में ये मैंडेटरी कर दिया गया है। सारे रिक्रूटमेंट रूल में ये मैंडेटरी होना चाहिए ये क्लॉज। 10 से कम की अगर वैकेंसी है तो ऐसे केस में मैंडेटरी नहीं है। अगर उनके रिक्रूटमेंट रूल में ये बात मेंशन की गई है तब एससी एसटी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव होगा, नहीं मेंशन है तो नहीं होगा। ठीक, अब अगर ये जो एससी एसटी कम्युनिटी के जो हैं लोग या माइनॉरिटी या वुमेन है, ये लोग अगर मान लीजिए
इफ नो ऑफिसर इन डिपार्टमेंट, मान लीजिए कि जिस डिपार्टमेंट में ये डीपीसी हो रही है, ठीक, वहां पे एससी एसटी कम्युनिटी का कोई ऑफिसर नहीं है, माइनॉरिटी कम्युनिटी का कोई ऑफिसर नहीं है, फीमेल भी नहीं है। ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में अदर डिपार्टमेंट से टेक किया जा सकता है। अदर डिपार्टमेंट से इस कैटेगरी के ऑफिसर्स को नॉमिनेट किया जाएगा और वो जो है कि डीपीसी का जो है कि कंपोजिशन में जो है कि वो हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है, ये चीज लेकिन होना जरूरी है। अगली बात जो जानने वाली है वो ये है, अब देखिए क्या है, डीपीसी में चेयरमैन होते हैं, मेंबर होते हैं। ये क्या करते हैं? बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सर्विस रिकॉर्ड को एसेस करते हैं। अब अगर जिनके सर्विस रिकॉर्ड को एसेस किया जा रहा है वो या तो चेयरमैन का या किसी भी मेंबर का अगर वो क्लोज रिलेटिव हुआ तो ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, जिस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सर्विस रिकॉर्ड का असेसमेंट किया जा रहा है, ठीक, अगर डीपीसी कमेटी का चेयरमैन या मेंबर उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगर क्लोज रिलेटिव होंगे तो इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या है, अनड्यू बेनिफिट भी तो मिल सकता है, बेनिफिट मिल सकता है। इसीलिए यह प्रोविजन बनाया गया है कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होंगे, इसको प्रिवेंट करने के लिए यह प्रोविजन बनाया गया है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी एक सर्टिफिकेट लेंगे, कोई भी डीपीसी कमेटी की मीटिंग होने से पहले एक सर्टिफिकेट लेंगे। किससे लेंगे? यही जो चेयरमैन मेंबर होते हैं इनसे एक सर्टिफिकेट लेते हैं, नो रिलेशन सर्टिफिकेट। जो डीपीसी कमेटी के चेयरमैन होंगे, जो डीपीसी कमेटी के मेंबर होंगे, ये एक सर्टिफिकेट देंगे, अंडरटेकिंग देंगे अपॉइंटिंग अथॉरिटी को कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिनका सर्विस रिकॉर्ड हम असेस कर रहे हैं उनसे हमारा कोई भी रिलेशन नहीं। ठीक है, तो ये किया जाता है इसको भी, ताकि किसी को अनड्यू बेनिफिट ना हो सके और एक फेयर और मेरिट का असेसमेंट किया जा सके। अब जो अगली बात है कि अगर किसी का कंपोजिशन ऑफ डीपीसी फॉर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, जो स्पोर्ट्स कोटा से लोग आते हैं इनको क्या होता है, ये कोई बहुत ही मेरिटोरियस वर्क अगर स्पोर्ट्स वगैरह में कर देते हैं तो इनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने का भी क्लॉज होता है। जैसे कोई खिलाड़ी है, ओलंपिक में गया, कॉमनवेल्थ में गया और वहां पे जाके गोल्ड जीत लिया, सिल्वर जीत लिया, कुछ भी बहुत ही मेरिटोरियस जिससे कंट्री का नाम बहुत रोशन कर दिया उसने पूरी दुनिया में। ऐसे में क्या होता है, जो ये स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं इनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिया जा सकता है। मतलब हर प्रमोशन के लिए क्या होता है, एक मिनिमम जो है कि रिक्वायर्ड सर्विस होती है, उतनी सर्विस कंप्लीट होने के बाद ही प्रमोशन दिया जा सकता है। मतलब एसओ से यूएस बनने के लिए 8 साल की सर्विस की जरूरत होती है, लेकिन ये जो स्पोर्ट्समैन होते हैं अगर इन्होंने, क्योंकि इनका मेन जो वर्क होता है वो कंट्री के लिए खेलने का काम होता है, प्राइमरी इनका काम यही है, ऑफिस का काम करना इनका सेकेंडरी वर्क होता है। अगर इसने कुछ बहुत अच्छा कर दिया, ओलंपिक में गए, कोई मेडल वगैरह पदक जीत लिए, तो डिपार्टमेंट इनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दे सकता है। ठीक, तो अगर जब ये आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाएगा तब ये डीपीसी का कंपोजिशन क्या होगा, यही बात हमें समझना है। सबसे पहली बात ये बोली गई कि ये जो प्रमोशन दिया जाएगा ये केवल रेगुलर प्रमोशन दिया जा सकता है, एडहॉक प्रमोशन नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो डीपीसी का जो कंपोजिशन होगा ये एकदम सेम एज पर आरआर। रिक्रूटमेंट रूल में जो अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो रिक्रूटमेंट रूल में जो डीपीसी का कंपोजिशन बताया गया है
वही कंपोजिशन इनके लिए भी यूज किया जाएगा। रिलैक्सेशन क्या है, यहां मिल जाता है केवल जितनी रिक्वायर्ड सर्विस अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रमोशन के लिए चाहिए उतनी रिक्वायर्ड सर्विस इनको नहीं चाहिए होती, क्योंकि ये आउट ऑफ टर्न प्रमोशन है। ठीक है, बस और कुछ नहीं। लेकिन अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रेगुलर प्रमोशन भी हो सकता है, एडहॉक प्रमोशन भी हो सकता है। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन केवल रेगुलर प्रमोशन किया जाएगा, लेकिन जो डीपीसी का कंपोजिशन होगा वो अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो कंपोजिशन होगा वही कंपोजिशन इनके लिए भी होगा। ठीक है, ये चीज है। एक चीज और जो इसमें जानने वाली बात है वो ये है कि मान लीजिए डीपीसी में चेयरमैन है और मेंबर्स, ठीक, डीपीसी की डेट फिक्स हो गई और इन सबको क्या है कि मीटिंग की नोटिस सर्व कर दी गई, इन लोगों को मीटिंग की नोटिस भेज दी गई। जिस डेट पे मीटिंग होनी है उस डेट में अगर चेयरमैन प्रेजेंट है और मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स अगर केवल इतने लोग ही अगर प्रेजेंट है, सारे के सारे जो है कि मेंबर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट है, तो जो डीपीसी की जो प्रोसीडिंग होती है वो वैलिड मानी जाती है, इनवैलिड नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब किसी भी डीपीसी की मीटिंग कराने के लिए सारे मेंबर का प्रेजेंट होना भी जरूरी नहीं है। अगर मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स अगर प्रेजेंट हैं और चेयरमैन का होना जरूरी है और मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स का होना जरूरी है, इतने लोग मिलके भी अगर डीपीसी की मीटिंग कर रहे हैं तो वो जो डीपीसी की जो मीटिंग है, जो प्रोसीडिंग्स है, वो वैलिड होती है। लेकिन एक कंडीशन है कि ये जो मीटिंग की जो नोटिस हो चेयरमैन को और सारे मेंबर्स को सर्कुलेट होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि उन्हें सूचना ही न मिली जिसकी वजह से कि वो ना आ पाए। ठीक है, ये चीज है। तो इतनी सारी चीजें जो है वो साइज और कंपोजिशन के बारे में हमें पढ़ना था। अब अगला जो है हमें पढ़ना है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ डीपीसी मीटिंग। फ्रीक्वेंसी ऑफ डीपीसी मीटिंग कि डीपीसी की जो मीटिंग होनी चाहिए वो साल में कितनी बार होनी चाहिए। जो डीपीसी की जो मीटिंग होनी चाहिए वो रेगुलर होनी चाहिए, लेकिन एनुअल होना चाहिए, एनुअल इंटरवल पे। मतलब साल में केवल एक बार डीपीसी की मीटिंग होनी चाहिए, मतलब डीपीसी होनी चाहिए, मीटिंग नहीं। मीटिंग तो एक से ज्यादा बार भी हो सकती है। जो है कि फाइनल जो डीपीसी जो होगी वो किसी भी पोस्ट के लिए वो साल में एक बार होनी चाहिए। ठीक, एक से ज्यादा बार करने का प्रोविजन है सप्लीमेंट्री डीपीसी, रिव्यू डीपीसी, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन किसी भी पोस्ट के प्रमोशन के लिए जो डीपीसी होनी चाहिए वो एक बार होनी चाहिए, वो भी एनुअल होना चाहिए और रेगुलरली होनी चाहिए। 2018 से गवर्नमेंट ने क्या किया, जो वैकेंसी ईयर है इसको शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट करके कैलेंडर ईयर कर दिया। पहले वैकेंसी ईयर फाइनेंशियल ईयर हुआ करता था। वैकेंसी ईयर का मतलब क्या होता है कि जो वैकेंसी जिनके अगेंस्ट प्रमोशन होना वाला है, इस वैकेंसी का कैलकुलेशन किया जाता है। तो पहले ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होता था, मतलब 1 अप्रैल से अगले आने वाले 31 मार्च के बीच कितनी वैकेंसी क्रिएट हो सकती है, उसका पूरा कैलकुलेशन किया जाता था। उसके आधार पे ही तो डीपीसी होगी और लोगों का प्रमोशन होगा, क्योंकि प्रमोशन आगे आने वाली वैकेंसी के अगेंस्ट होता है, एग्जिस्टिंग वैकेंसी प्लस आगे आने वाली वैकेंसी। 2018 से गवर्नमेंट ने वैकेंसी ईयर को अब पहले जो ये वैकेंसी ईयर क्या था, फाइनेंशियल ईयर था। अब वैकेंसी ईयर को चेंज करके इसने कैलेंडर ईयर कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जनवरी से अगले 31 दिसंबर तक जितनी वैकेंसी एराइज होने वाली है, जितनी वैकेंसी क्रिएट होने वाली है, उस पूरे वैकेंसी को कैलकुलेट किया जाएगा
और उस पूरे वैकेंसी के अगेंस्ट प्रमोशन करने के लिए डीपीसी अपनी रिकमेंडेशन देगी। ठीक है, ये चीज है। तो ध्यान रखिएगा 2018 से जो वैकेंसी ईयर है, अब उसको कैलेंडर ईयर, जो अब जो है वैकेंसी ईयर वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से होता है, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से नहीं। कैलेंडर ईयर का मतलब क्या है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच की जो भी वैकेंसी है, उन सारी वैकेंसीज के लिए जो ये एनुअल डीपीसी होगी वो पूरा का पूरा जो है कि डीपीसी की जाएगी। और जैसे जैसे वो वैकेंसी एराइज होती है, क्रिएट होती है, वैसे वैसे जो है कि लोगों का प्रमोशन किया जाएगा। आप देख रहे होंगे हर महीने एसओ से अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट पे जो है कि प्रमोशन का ऑर्डर निकलता रहता है डीओपीटी के द्वारा। आपने देखा होगा हर महीने की 30-31 तारीख को ऑर्डर निकाल देता है। तो क्या हर महीने डीपीसी हो रही है? नहीं, डीपीसी एक बार हुई थी, डीपीसी ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी और वो आगे के अब क्या है कि पूरे साल भर की वैकेंसी को कैलकुलेट कर करके जो है कि रिकमेंडेशन दे दी कि उसके हिसाब से। तो इसका मतलब यही है कि पूरे कैलेंडर ईयर में जितनी वैकेंसी क्रिएट हो सकती है, डीपीसी एक बार में ही रिकमेंडेशन अपनी दे देगी कि 31 दिसंबर तक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक आपने इतनी वैकेंसी बताई थी। मैं इतने लोगों का सर्विस रिकॉर्ड को असेस कर करके आपको बता रहा हूं कि इतने लोग प्रमोशन के लिए फिट हैं। टाइम टू टाइम जैसे जैसे वैकेंसी क्रिएट होती जाएगी वैसे वैसे प्रमोशन होता जाता है। ठीक, अब सवाल यह है कि कैलेंडर ईयर ये शिफ्ट हो गया तो 1 जनवरी को पहला प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि 1 जनवरी से वैकेंसी 31 दिसंबर तक की वैकेंसी कैलकुलेट किया जाएगा। इसका मतलब 1 जनवरी से वैकेंसी अराइज हो सकती है। तो इसका मतलब है कि जो पहला पर्सन, एक तरीके से जो भी पर्सन 1 जनवरी को प्रमोट होगा उसके पहले ही उसकी जो है कि एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए 2019 से जो है क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो होती है वो 1 जनवरी कर दी गई कि जितने लोगों को डीपीसी अपना असेसमेंट कर रही है उनकी सर्विस रिकॉर्ड का, वो सारे के सारे लोग जिस पर्टिकुलर ईयर के लिए जो है कि जिस पर्टिकुलर ईयर की वैकेंसी के अगेंस्ट उनका डीपीसी हो रहा है, 1 जनवरी को उनकी एलिजिबिलिटी फुलफिल होनी चाहिए। इसको एग्जांपल से मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि सेक्शन SO2 यूएस का प्रमोशन होने वाला है। ठीक, 8 साल की सर्विस चाहिए होती है SO2 यूएस के लिए, जो मान लीजिए कि 2016 के सेलेक्ट लिस्ट के सेक्शन ऑफिसर है। 8 साल की सर्विस जब ऐड करेंगे तो इनका 2024 में ये अंडर सेक्रेटरी बनने के लिए एलिजिबल हो गए। ठीक, ये चीज तो जो 2024 में जब ये अंडर सेक्रेटरी बनने के लिए एलिजिबल होंगे तो 1 जनवरी ये जो वैकेंसी ईयर कौन सा माना जाएगा? 2024। वैकेंसी ईयर हो गया 2024। तो 1 जनवरी 2024 को जो लोग जो एसओ यूएस बनने की जो 8 साल की जो सर्विस है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, वही लोगों को केवल जो है कि डीपीसी जो है कि कंसीडर करेगी। ठीक, ये मैंने एसओ यूएस का आपको एग्जांपल दिया 1 जनवरी का कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए। जबकि एसओ और यूएस के केस में क्या होता है, या जो भी सीएसएस का जो प्रमोशन होता है वो अप्रूव्ड सर्विस के कॉन्सेप्ट के आधार पे होता है। ठीक है, और अप्रूव्ड सर्विस जुलाई टू जुलाई शुरू होती है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर जो है कि सीएसएस कैडर में, सी ट्रिपल एस कैडर में जो प्रमोशन होते हैं वो 1 जुलाई को होते हैं। क्यों? क्योंकि जो सीएसएस कैडर में जो प्रमोशन होते हैं वो अप्रूव्ड सर्विस के आधार पर होते हैं, कंटिन्यूअस सर्विस के आधार पे नहीं। अप्रूव्ड सर्विस के आधार पे। ठीक, और अप्रूव्ड सर्विस कहां से शुरू होती है? जुलाई से, 1 जुलाई से। ठीक है,
तो जैसे कोई अगर 2016 का एसओ है तो 1 जुलाई 2016 से उसका अप्रूव्ड सर्विस एसओ की पोस्ट पे शुरू हो गया। तो ये जो है 8 साल की जो इसकी सर्विस होगी वो 1 जुलाई 2024 को जाकर के वो अप्रूव्ड सर्विस जो 8 साल की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करेगा। इसीलिए 1 जुलाई 2024 को वो अंडर सेक्रेटरी बनने के लिए एलिजिबल हुआ। ठीक है, तो जहां पे अप्रूव्ड सर्विस का कॉन्सेप्ट होता है वहां पे थोड़ा सा पिक्चर बदल जाता है, लेकिन जो नॉर्मल गाइडलाइन गवर्नमेंट ने बनाई हुई है वो यही बनाया हुआ है कि जो वैकेंसी ईयर है, जैसे यहां पे वैकेंसी ईयर क्या है 2024, तो 2024 की 1 जनवरी तक जो जो लोग अपनी एलिजिबिलिटी कंप्लीट कर चुके होंगे डीपीसी केवल उन्हीं को रिकमेंड करेगी। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए कि ये 1 जनवरी से पहले पहले डीपीसी की मीटिंग हो जानी होती है और डीपीसी को अपनी रिकमेंडेशन दे देनी होती है, क्योंकि 1 जनवरी से तो प्रमोशन शुरू हो जाते हैं। तो जब 1 जनवरी से पहले डीपीसी की मीटिंग हो जाएगी तो डीपीसी इसी 1 जनवरी को क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी मानेगा और 1 जनवरी तक देख लेगा कि जो जो लोग एलिजिबल हो गए हैं, जिनकी जिनकी जो है कि जो रिक्वायर्ड सर्विस है वो कंप्लीट है, उतने लोगों की सर्विस को वो एसेस करेगा और एसेस करके वो क्या करेगा, उतने लोगों को जो है कि रिकमेंड करेगा ये। ठीक है, तो जो आपको याद रखने वाली चीज है, 2 चीज, जो डीपीसी की मीटिंग होती है वो एनुअल होती है, साल में 1 बार कराने का प्रोविजन, और आने वाली साल के लिए पूरी वैकेंसी का एक साथ वो अपनी रिकमेंडेशन दे देगी। जैसे जैसे वैकेंसी क्रिएट हो वैसे वैसे आप प्रमोशन कीजिए। 2018 से जो वैकेंसी ईयर है उसको शिफ्ट करके कैलेंडर ईयर बोल दिया गया, मतलब अब कैलेंडर ईयर के हिसाब से वैकेंसी का कैलकुलेशन किया जाएगा, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से नहीं। और 2019 से जो क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी है वो 1 जनवरी शिफ्ट कर दी गई, 1 जनवरी मान ली गई। क्यों? क्योंकि जो वैकेंसी ईयर चेंज होकर के कैलेंडर ईयर हो गया था। ठीक है, तो 1 जनवरी को जिनकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो चुकी है, जितने लोगों की, डीपीसी केवल उतने लोगों के ही सर्विस रिकॉर्ड को एसेस करेगा ये। ठीक, ये चीज जैसा कि मैंने बताया कि 1 जनवरी से प्रमोशन शुरू हो जाएगा और डीपीसी की मीटिंग पहले ही हो जानी चाहिए, ताकि जो 1 जनवरी को जो पहला बंदा है जो एलिजिबल है प्रमोशन के लिए, जितनी वैकेंसी 1 जनवरी को क्रिएट हो गई है उतने लोगों का प्रमोशन 1 जनवरी को हो जाए। इसीलिए जो डीपीसी का जो वर्क है, डीपीसी से रिलेटेड जो भी एक्शन है, बहुत बड़ा एक ह्यूज एक्सरसाइज होता है ये। वैकेंसी कैलकुलेट करिए, सबकी एलिजिबिलिटी कैलकुलेट चेक करिए, विजिलेंस क्लियरेंस लीजिए, सबका अपार कलेक्ट करिए, ये वो बहुत ही ये ह्यूज वर्क है। इसीलिए बोला गया है कि जो डीपीसी है उसको कराने का जो एक्शन है वो वेल इन एडवांस में शुरू हो जाना चाहिए। मतलब आप वैकेंसी क्रिएट होने का वेट मत करिए, वैकेंसी क्रिएट होने का वेट मत करिए, वैकेंसी क्रिएट होने से पहले ही उसको कैलकुलेट कर लीजिए और कैलकुलेट करके डीपीसी के लिए जो भी एक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, पूरा सब कुछ जो है कि शुरू कर दीजिए। 1 जनवरी को वैकेंसी क्रिएट होगी, तो अगर 1 जनवरी को वैकेंसी कैलकुलेट करना शुरू किया जाएगा तो ये डीपीसी जाकर के 6-8 महीने के बाद होगी। तो जो 1 जनवरी को जो एलिजिबिलिटी जो कंप्लीट कर चुका प्रमोशन के लिए, फिर उसका क्या होगा? उसका तो प्रमोशन ही नहीं हो पाएगा, एम्प्लॉय को लॉस होगा। इसीलिए बोला गया है कि वैकेंसी क्रिएट होने का वेट करने की जरूरत नहीं है, आप एडवांस में वैकेंसी को कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करके डीपीसी के लिए एक्शन को वेल इन टाइम जो है कि शुरू कर दीजिए। ठीक, और ये जो डीपीसी वगैरह के जो एक्शन है ये पूरा का पूरा 31 दिसंबर जो प्रीसीडिंग ईयर है, वैकेंसी ईयर का जो पिछला ईयर है उसके 31 दिसंबर तक ये कंप्लीट भी हो जाना चाहिए। ठीक, मैंने बताया ना कि 1 जनवरी को पहला बंदा एलिजिबल हो गया, पहला मतलब जितनी वैकेंसी क्रिएट है उतने एलिजिबल हो गए प्रमोशन के लिए, तो आप उतने का प्रमोशन कर सको। तो इसके लिए तो जरूरी है ना कि 31 दिसंबर तक डीपीसी से रिलेटेड सारे वर्क कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, ये चीज। अगला एक और मामला उठा था कि अगर मान लीजिए जिस पोस्ट के
लिए डीपीसी होने वाली है, उसका अगर आरआर रिव्यू हो रहा है तो क्या इस पोस्ट की डीपीसी को होल्ड किया जा सकता है? होल्ड करना चाहिए तो मना किया गया है एकदम। अगर किसी भी पोस्ट के लिए डीपीसी होनी है, किसी भी पोस्ट पे प्रमोशन होने के लिए उसका आरआर अगर रिव्यू होने वाला है, प्रोसेस में है, तो भी जो है कि डीपीसी नहीं रोकी जाएगी। डीपीसी जो है वैकेंसी जब आकर कर रही है, उस समय जो आरआर है, आरआर एट द टाइम, जो रिक्रूटमेंट रूल है, इसी के अकॉर्डिंगली जो है कि डीपीसी कराई जाएगी। जो नया आरआर बन के आएगा तो फर्दर जो डीपीसी होगी वो उसके अकॉर्डिंग होगी। लेकिन कोई वैकेंसी अगर क्रिएट हो गई है, ठीक है, तो वो और उस वैकेंसी के लिए प्रमोशन के लिए डीपीसी कराना है। आरआर अगर रिवीजन में है, रिव्यू में है, ठीक है, तो इस ग्राउंड पे डीपीसी की मीटिंग को नहीं रोका जा सकता है। डीपीसी क्या करेगा कि जो एग्जिस्टिंग आरआर है, रिव्यू से पहले जो एग्जिस्टिंग आरआर है, उसके आधार पर डीपीसी जो है कि सारे सर्विस रिकॉर्ड को एसेस करेगी और एसेस करके अपनी रिकमेंडेशन देगी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आरआर का रिव्यू होने वाला है तो उसकी वजह से डीपीसी की मीटिंग को होल्ड पे नहीं रखा जा सकता है। जो एग्जिस्टिंग आरआर है उसके आधार पे जो है कि वो कराया जाएगा वो चीज। केवल एक सिचुएशन में डीपीसी को होल्ड किया जा सकता है। होल्ड क्या, डीपीसी होगी ही नहीं, डिस्पेंस विथ। कब? केवल एक ग्राउंड पे कि अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी एक सर्टिफिकेट इशू करे कि इस वैकेंसी ईयर में कोई वैकेंसी ही नहीं, नो वैकेंसी। अगर जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है एक सर्टिफिकेट इशू करेगा कि इस पर्टिकुलर वैकेंसी ईयर में कोई वैकेंसी ही नहीं है, तो ऐसे केस में डीपीसी क्यों कराया जाएगा? जब कोई वैकेंसी ही नहीं क्रिएट हो रही है उस पर्टिकुलर ईयर में, तो किस पोस्ट पे जो है प्रमोशन के लिए जो है कि वो डीपीसी कराया जाएगा? ऐसे केस में उस पर्टिकुलर ईयर में डीपीसी नहीं कराया जाएगा। तो केवल यही एक ग्राउंड है जिसके आधार पर डीपीसी की मीटिंग नहीं कराया जा सकता। ठीक है, ये चीज। आगे कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं कि अगर कोई अपॉइंटमेंट है जिसमें एसीसी के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, ठीक, तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, इसीलिए बोला गया है कि जो डीपीसी का जो एक्शन है, ठीक, ये एटलीस्ट 8.5 महीना पहले, 8.4 months बिफोर commencement of वैकेंसी ईयर ये स्टार्ट हो जाना चाहिए ताकि टाइमली लोगों का प्रमोशन हो सके। तो कोई ऐसा पोस्ट है जिस पोस्ट पे प्रमोशन के लिए एसीसी की अप्रूवल की जरूरत है, अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी की अप्रूवल की जरूरत है, तो जो 1 जनवरी जो हमने यहां पढ़ा ना ड्यू डेट है, उससे वैकेंसी ईयर कब कमेंस हो रहा है? 1 जनवरी को उस पर्टिकुलर ईयर के, उससे कम से कम 8.5 महीना पहले जो है कि इस डीपीसी से रिलेटेड, इस प्रमोशन से रिलेटेड एक्शन स्टार्ट हो जाने चाहिए। ठीक, और ये जो डीपीसी होनी चाहिए बी हेल्ड बिफोर 4 months of commencement of vacancy year। ठीक, वैकेंसी ईयर स्टार्ट होने के कम से कम 4 महीने पहले डीपीसी भी हो जानी चाहिए, क्योंकि ये डीपीसी होने के बाद ये एसीसी की अप्रूवल के लिए जाता है, और एसीसी में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अदर कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, और उनके पास टाइम की बहुत कमी होती है, इसीलिए एक टाइम मार्जिन लेके जाया जाता है, क्योंकि हमेशा कैबिनेट की मीटिंग नहीं होती है।
टाइम लग जाता है उन लोगों को टाइम देने में। इसीलिए बोला गया है कि जो भी डीपीसी से रिलेटेड वर्क है उसको कम से कम 8.5 महीने पहले स्टार्ट कर लीजिए, और जो वैकेंसी ईयर के कमेंसमेंट से कम 4 महीने पहले डीपीसी भी हो जानी चाहिए। डीपीसी कौन करता है? यूपीएससी करता है इस केस में, मैंने अभी बताया। ठीक है, जो भी लेवल 14 एंड एबव की पोस्ट होते हैं जिसमें एसीसी की अप्रूवल के साथ उनका अपॉइंटमेंट होता है, सारी डीपीसी यूपीएससी के द्वारा होती है ये। ठीक है, तो ये 4 महीना पहले ये जो है कि कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद एसीसी की अप्रूवल होगी। उसके बाद देखिए क्या क्या होता है। एसीसी की अप्रूवल ली जाती है, और एसीसी की अप्रूवल लेने के बाद जो है प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेकर के इनका प्रमोशन किया जाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट की अप्रूवल ली जाती है, और प्रेसिडेंट की जब अप्रूवल हो जाती है तब इनका प्रमोशन होता है। तो ये 4 महीने का जो टाइमलाइन है वो इनके लिए बचा के रखा है। ठीक है, ये चीज है। लेकिन अगर एसीसी अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड, तो ऐसे केस में एटलीस्ट 2 months बिफोर डीपीसी हो जानी चाहिए। मतलब जो वैकेंसी ईयर का कमेंसमेंट का टाइम है 1 जनवरी, उससे कम से कम 2 महीना पहले जो है कि डीपीसी हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो टाइमलाइन है इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ये चीज है। अगली जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसी। कि जो वैकेंसी ईयर, जैसे हमने यहां पे क्या पढ़ा कि जो भी वैकेंसी ईयर है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक उस पूरी वैकेंसी को कैलकुलेट कर लेना है एडवांस में, और कैलकुलेट करके क्या करना है कि जो है कि उसके अकॉर्डिंगली डीपीसी जो है कि रिकमेंडेशन अपनी देगी। अब इसका कैलकुलेशन करते समय कुछ चीजें क्या करनी होती है, ये चीज सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसी में क्या होगा, जो एक्चुअल वैकेंसी होगा वो ले लेंगे। अगर कोई पीछे से वैकेंसी चली आ रही है तो वो ले लेंगे। दूसर का, जो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है उसके पास हर एक एम्प्लॉय का पूरा रिकॉर्ड होता है। ठीक है, कि किसकी कब रिटायरमेंट है, कौन कितने मंथ में रिटायर होने वाला है, ये पूरा रिकॉर्ड उसके पास होता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उन सारे रिकॉर्ड्स के आधार पे जो है कि एक्यूरेटली वैकेंसी को कैलकुलेट करेगा। जो है वो वैकेंसी को क्या करेगा कि कैलकुलेट करेगा। एक तो पुरानी कोई वैकेंसी है उसका डिटेल ले लेगा, प्लस जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में जो लोग रिटायर वगैरह होने वाले हैं, ठीक है, उनका जो है कि एक्यूरेटली उनको कैलकुलेट करेगा। इसमें जब ये करेगा तो क्या क्या लेगा, कौन कौन से लोग रिटायर होने वाले हैं उनको शामिल करेगा वो। ठीक, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो, जैसे एसओ से यूएस में अगर प्रमोशन होने वाला है तो ये भी देखा जाएगा कि यूएस से डीएस में उस वैकेंसी ईयर में कितने प्रमोशन होने वाले हैं। क्योंकि उस पर्टिकुलर वैकेंसी ईयर में अगर यूएस की पोस्ट से डीएस की पोस्ट पे प्रमोशन होगा तो यूएस में तो वैकेंसी हो गई ना, तो उस वैकेंसी को भी यहां पे कैलकुलेट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कौन हैं जो हायर पोस्ट पे रेगुलर प्रमोशन होने वाले हैं, ये देखा जाएगा कि ऐसे कौन कौन से गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जो यूएस की पोस्ट पे जो है कि हैं, लेकिन वो डेपुटेशन पे गए हैं फॉर मोर देन ईयर। ऐसे कौन कौन से यूएस लेवल के ऑफिसर हैं जो कि 1 साल से ज्यादा अभी उनका डेपुटेशन बचा हुआ है, उसको भी वैकेंसी में कैलकुलेट कर लिया जाएगा। ये
ठीक, साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि इस पर्टिकुलर वैकेंसी ईयर में कौन कौन से डेपुटेशन वाले जो हैं वो रिटर्न करने वाले हैं, उनको भी कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक, इसको इस तरीके से समझिए, एसओ से अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट पे प्रमोशन के लिए डीपीसी कराना है, मतलब यूएस की हमें वैकेंसी कैलकुलेट करनी है। यूएस के पोस्ट पे जितनी वैकेंसी होगी उतने एसओ को जो है कि प्रमोट किया जाएगा यूएस की पोस्ट पे। इसके लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले देखा जाएगा कि पूरे वैकेंसी ईयर में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक यूएस की पोस्ट में कौन कौन लोग रिटायर होने वाले हैं। दूसरा, यूएस की पोस्ट पे कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो डेपुटेशन पे गए हुए हैं लेकिन 1 साल से ज्यादा डेपुटेशन है उनका, उस वैकेंसी को भी कैलकुलेट किया जाएगा। आगे ये देखा जाएगा कि कौन कौन से यूएस है जो इसी साल यूएस से डीएस बनने के लिए एलिजिबल है, वो भी तो पोस्ट खाली होने वाली है, रेगुलर प्रमोशन उनका होने वाला है। ठीक, उस वैकेंसी को भी ले लिया जाएगा। ठीक, ये सारा का सारा करके क्या किया जाएगा, इनको ऐड कर लिया जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें से माइनस किया जाएगा उन सारे डेपुटेशनिस्ट को जो उस पर्टिकुलर ईयर में वापस आने वाले। ठीक, क्योंकि ये जो डेपुटेशनिस्ट हैं जो उस साल वापस आने वाले हैं, ये ऑलरेडी पहले से ही डीपीसी के द्वारा इनका केस कंसीडर हो चुका होता है। ठीक, तो उनको माइनस करके और जो एक्यूरेटली टोटल वैकेंसी उस पर्टिकुलर ईयर की कंप्लीट कर ली जाएगी। ठीक, तो जो लोग डेपुटेशन पे होते हैं उनका भी वैकेंसी वो भी जो है कि प्रमोशन के लिए डीपीसी उनके केस को भी कंसीडर करती है। ठीक, और 1 साल से ज्यादा का डेपुटेशन पीरियड किसी का बचा हुआ है तो उसको वैकेंसी में कैलकुलेट कर लिया जाता है। 1 साल से कम का पीरियड बचा हुआ है तो उसको वैकेंसी में, उस पर्टिकुलर ईयर की वैकेंसी में कैलकुलेट नहीं किया जाता है। ठीक है, ये चीज। साथ ही साथ कि अगर कोई लॉन्ग लीव पे है या कोई डेपुटेशन है फॉर शॉर्टर पीरियड या कोई ट्रेनिंग वगैरह पे, ठीक है, तो इसकी वजह से भी तो एक वैकेंसी क्रिएट हुई। ऐसी वैकेंसी को नॉट टू बी टेकन, टोटल वैकेंसी कैलकुलेट करते समय इनको कंसीडर नहीं किया जाएगा, मतलब इस वैकेंसी को वैकेंसी नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये चीज। अब मान लीजिए रिटायरमेंट, ये रेगुलर प्रमोशन जिनका होने वाला है, जो डेपुटेशन पे 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए चले गए हैं या जाने वाले हैं, ठीक, जो इन सब के आधार पे वैकेंसी कैलकुलेट कर लिया। इस वैकेंसी के आधार पे क्या हो जाएगा, डीपीसी क्या करेगी कि अपनी रिकमेंडेशन दे देगी और उस रिकमेंडेशन के आधार पे लोगों का प्रमोशन होगा। लेकिन इसी वैकेंसी ईयर में 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में कुछ वैकेंसी एराइज भी तो हो सकती है, में एराइज क्यों हो, एराइज हो सकती है, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो गई, ठीक, आपने उसे यूएस की पोस्ट पे प्रमोट किया और डेथ हो गई उसकी, वो वैकेंसी तो क्रिएट हो गई उसी साल में। कोई यूएस की पोस्ट पे प्रमोशन हुआ, बाद में वीआरएस ले लिया तो पोस्ट तो वैकेंट हो गई। ठीक, कोई यूएस की पोस्ट पे जो है कि प्रमोट हुआ, प्रमोशन के बाद उसने रिजिग्नेशन दे दिया। ठीक, या गवर्नमेंट ने उसी वैकेंसी ईयर में पोस्ट क्रिएट कर दिया, कुछ पोस्ट क्रिएट कर दिया। इन सब की वजह से क्या है, उसी वैकेंसी ईयर में कुछ नई वैकेंसी भी एराइज हो सकती है। ठीक, तो इन वैकेंसी को गवर्नमेंट कैसे फुलफिल करेगी, इसी के लिए सप्लीमेंट्री डीपीसी का कॉन्सेप्ट होता है, जो हम अभी आगे थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। तब क्या होगा, जो वैकेंसी एराइज होगी उसके लिए सप्लीमेंट्री डीपीसी करा करके जो और एलिजिबल लोग हैं उनको प्रमोशन दिया जा सकता है। ठीक है, तो
क्योंकि ये जो वैकेंसीज है इनको तो प्रेडिक्ट ही नहीं किया जा सकता ना, ये तो कभी भी एराइज हो सकती है। तो अगर सेम वैकेंसी ईयर में जिसकी डीपीसी ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, किसी की डेथ हो जा रही, कोई वीआरएस ले ले रहा है, कोई रिजाइन कर दे रहा है, कोई पोस्ट गवर्नमेंट क्रिएट कर दे रही है, ठीक है, तो उसके लिए बाद में सप्लीमेंट्री डीपीसी करा करके उनका जो है कि प्रमोशन कर दिया जाए। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो हम आज की लेक्चर में इतनी ही चीजों को हम कवर करेंगे। बाकी जो है कि अभी चीजें काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखते हैं, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाए चीजें, नहीं तो उससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि चीजों को अच्छे से पढ़ा जाए, क्योंकि सवाल जो आए थे बड़े डीप रूटेड सवाल थे, और अगर आपने समझ नहीं विकसित की है, समझ आपकी नहीं डेवलप हुई है, तो सवाल बनना मुश्किल है। ठीक है, तो अगला लेक्चर हम इसके बाद अपलोड करेंगे, इन चीजों को आप तब तक जो है कि गो थ्रू होइए। ठीक है, ओके, बाय।